मैं और भाग्यशाली हूँ कि जो यहाँ पे हमारे विशेष अतिथि बैठे हैं, इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय रहा है और इन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी में पग पग पर इन्होंने मुझे सहयोग दिया है और इनका सहयोग के कारण आज मैं इस मंच पे बोलने के काबिल हुआ। सबसे पहले तो जो मैं परिचित था वो श्री जगदीश शर्मा जी हैं। ये मेरे बहुत पुराने परिचित हैं क्योंकि हम कैथू में रहते थे, ये भी कैथू में थे और जो कला से संबंधित जो भी मेरे वो थे क्रियाकलाप थे, उनमें इन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया। और तब तो ये तो बहुत पुरानी बात है, जब मैं शायद 25-26 साल का रहा हूँगा, तब की बात है। तब से इनका सहयोग रहा। और के.आर. भारती जी जो हैं, इनसे भी मेरा लगभग 1982 से इनसे मेरा परिचय है। फिर ये अपने कार्यवश जो है इधर उधर शिमला के बाहर भी रहे, तो फिर दोबारा से इनके साथ परिचय हुआ और इनसे भी मुझे बहुत सहयोग और ज्ञान प्राप्त हुआ। विभिन्न विषयों पे इनके साथ चर्चाएं होती रही। और सुदर्शन वशिष्ठ जी जो है, इनसे भी बहुत पुराना परिचय है। जो भी मेरी यहाँ पे गतिविधियाँ हुआ करती थी पेंटिंग को लेके, फोटोग्राफी को लेके, तो इन्होंने मतलब विभाग की तरफ से मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है और इनका भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो ये तो बहुत ही विशिष्ट लेखक हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तकें छप चुकी है, तो इनसे तो मतलब हम प्रेरणा लेते हैं। जो मेरी पहली 2 पुस्तकें छपी थी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि पौराणिक और जो वैदिक वाङ्मय है उसका भरपूर उपयोग किया गया है, तो उस समय मुझे याद है जब मैं ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था रिसर्च की, तो इनसे वशिष्ठ जी से और डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत से, उनसे मैं काफ़ी मंत्रणा होती रही। और इनका मुझे एक वाक़या अभी भी याद है, जब मैंने इनसे वो 2 पुस्तकों के बारे में प्राइमरी जो रिसर्च थी उसके सिनॉप्सिस जो थे वो इनसे शेयर किए थे, तो इन्होंने मुझे ये कहा था कि जिस दिन आपकी ये किताबें पब्लिश हो जाएंगी, लोग पढ़ेंगे, उस दिन जो है भारत का जो इतिहास है वो बदल जाएगा। इससे बड़ा मतलब मेरे लिए कोई महावाक्य नहीं हो सकता, मतलब आशीर्वाद स्वरूप। और जो हमारे पूजनीय श्रीयुक्त श्रीनिवास जोशी जी हैं, इनसे भी मेरा बहुत पुराना परिचय है। 1982 में मेरी एक यहाँ पे एग्जीबिशन लगी थी फोटोग्राफी की शिमला में। जो फोटोग्राफिक एग्जीबिशन की अगर बात करें तो हिमाचल की सबसे पहली फोटोग्राफिक एग्जीबिशन जो थी वो मेरी इन्होंने करवाई थी। शुरू में तो ये लगा कि भी पेंटिंग की तो एग्जीबिशन होती हैं, क्या फोटोग्राफी की एग्जीबिशन भी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, तो लेकिन इन्होंने मेरा इतना उत्साह बढ़ाया और कि वो बहुत सक्सेसफुल रही वो। तो उसके बाद तो फिर ये है कि अपना कैरियर इसमें क्रिएटिविटी में, जो विजुअल क्रिएटिविटी है उसमें चलता रहा। और इन चारों की बनिस्बत जो है, इनसे जो भी मंत्रणा करता रहा, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहा। ये तो रही जो पुरानी किताबें मैंने 2 लिखी थी, बैटलिंग गॉड्स, 4 एराज ऑफ द बैटलिंग गॉड्स, जिसमें कि पुराने जो हमारा जो पौराणिक साहित्य है उसके बारे में पूरी विवेचना की गई है। और दूसरी जो किताब है उसके साथ एसोसिएटेड है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 एराज। उसके बीच में सारी गणनाएं की गई हैं कि महाभारत का वही और रामायण का वही, रामायण का जो पूरे के पूरे जो वार डेज हैं, जितने दिन युद्ध चला, एक एक दिन का पंचांग, एक एक दिन की कैलकुलेशन उसमें की गई है। तो कुछ लोग उस किताब से बहुत परिचित भी हैं और अमेज़न पे भी काफ़ी उसकी बिक्री भी है। और यहाँ तक वो हुआ है उसमें तो कि जो मेरी किताब थी उसके डुप्लीकेट भी आ गई मार्केट में, और वो जो मेरी किताब है वो 750 रुपीज़ की थी और वो लोगों ने 2600 रुपये की भी खरीदी है। और हाँ, उसके है ना, ये अमेज़न पे भी उपलब्ध है और जो नीचे किताब घर है यहाँ पे भी उपलब्ध है। जो अब जो बुक है वो आपने देखा है, इसका बुक पृष्ठ देखा है। तो जिन दिनों में ये पौराणिक वाङ्मय के ऊपर और वेदों के ऊपर स्टडी कर रहा था, मैंने 18 पुराण और 18 जो मतलब उप पुराण है सबकी बड़ी गहन स्टडी की है, वेदों की भी स्टडी की है। और वो की है हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फिलोसफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बीच में
जब मैं ये कर रहा था तो तब मुझे एक चीज़ पता लगी, मत्स्य पुराण पढ़ रहा था तो उसमें 3-4 चैप्टर्स हैं जो रावी नदी के बारे में है, रावी घाटी के बारे में। तो रावी के बारे में ये सुन के हैरानी होगी कि पुराणों में उसका बहुत कम उल्लेख है, रावी का बहुत कम उल्लेख है, मगर उस मत्स्य पुराण में इसका भरपूर उल्लेख है। उसमें क्या था कि मध्य प्रदेश जो था, ये पठानकोट का एरिया और जो पंजाब का एरिया है, रावी और चिनाब के बीच का जो एरिया है, वो छोटा सा मध्य प्रदेश हुआ करता था, जहाँ पे उस समय पे वहाँ पे जो ये भरत के मामा मतलब कैकेयी का वो ननिहाल था, तो वो वहाँ की थी। तो वहाँ पे पुरूरवा एक राजा हुए, सबने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है पुरूरवा और उर्वशी की कहानी तो बहुत मतलब प्रासंगिक है। इसके ऊपर बहुत से महाकवियों ने भी बहुत कुछ लिखा है इसके ऊपर। तो मत्स्य पुराण में रावी नदी के बारे में जो उल्लेख आया उससे बहुत सारी चीज़ों का पता चला। तो मुझे लगा, और ये है कि मैंने, क्योंकि मेरी वाइफ चंबा से है, तो मेरी मैरिज हो गई थी 1986 में। तो उसके बाद हर साल जब भी ये विंटर वेकेशन पे जाते थे तो मेरा शौक पैदल घूमने का था। तो मैंने ये कहा आपकी पूरा जो रावी नदी का जो दायां किनारा है, अभी तो बाएं किनारे से जाते हैं जो बस से जाते हैं, लेकिन दायां जो किनारा है वो प्रोजेक्ट की वजह से वो जो पुराने रास्ते हैं वो लुप्त हो गए, लेकिन वो तकरीबन सारा रास्ता मैंने पैदल देखा है उस रास्ते को। तो जो मत्स्य पुराण में जो संकेत दिए गए हैं, जियोग्राफिकल संकेत दिए गए हैं, तो उससे मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे ये लोगों को बताना चाहिए, स्पेशली चंबा के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, कि यहाँ की जो वास्तविक जो इतिहास है वो कितना पुराना हो सकता है। तो पुरूरवा ने जो है वो पुरूरवा जो है चंद्रवंश के संस्थापक थे, उसको पहला वो माना जाता है राजा चंद्रवंशी। तो वो राजा थे, कुरूप थे, देखने को अच्छे नहीं थे, तो लोग भी उनको पसंद नहीं करते थे। तो उनको किसी ने बताया कि आप जो है रावी नदी के पास ऊपर जाइए, तो एक विशाल एक पर्वत है, हिमवान पर्वत है, और वहाँ की आप यात्रा करें, वहाँ झील है एक, तो उसमें आप स्नान करें और वहाँ पे विष्णु की पूजा करें। उस समय पे वैष्णव पूजा का ज़्यादा प्रचलन होता था। तो उन्होंने वहाँ पे पूजा की और जो भी मतलब उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो उसका बारे में मत्स्य पुराण में दिया है। मत्स्य पुराण के अंदर वो किन लोगों से मिलता है, उसमें किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं, सब ये वहाँ पे ये लोगों की बसावट थी। तो जियोग्राफिकली अगर आप देखा जाए तो उसमें चंबा का जो शहर है चंबा का, ये बिल्कुल प्रेसिपिटस स्लोप पे बसा हुआ है, बिल्कुल खड़ी दीवार ऐसे। तो उसके बारे में भी उसमें संकेत दिया है, तो वो बिल्कुल वो तय हो जाता है कि ये इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। पुरूरवा ने पूरा 1 साल लगाया इस यात्रा में। वो प्लेन से अपने मध्य प्रदेश से वो जब ये चले हैं मतलब मार्च अप्रैल के महीने में, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ यात्रा की। मणि महेश में तो इतना ठहरने का नहीं होता, तो वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए, पूजा किए, और वो दोबारा से वापस आ गए चंबा। तो वहाँ पे आश्रम में रहे, अत्रि के आश्रम में रहे। जब उनका आशीर्वाद उनको मिल गया अत्रि ऋषि से भी और भगवान से भी, तो उन्होंने फिर अपनी यात्रा संपन्न की। तो और चीज़ें ये पता चलती हैं कि देखिए कि जो मणि महेश जो पर्वत है, ये पुराणों से पता चलता है कि ये हिमवान पर्वत का एक कहना चाहिए कि मुख्य जो पर्वत है वो यही है, जो सेंटर है, जो हिमवान है, मतलब हिमवान का सेंटर है ये। तो उस समय पे देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ये है कि जैसे आप में से कोई गया है इधर मणि महेश की यात्रा पे? आप तो गए हैं, ये तो वहाँ पे एसडीएम भी रहे हैं और इन्होंने यात्राएं भी वहाँ पे कराई हैं। तो वहाँ पे एक जगह आती है जिसको शिव घाट बोलते हैं। उसमें अगर कान लगाओ तो वो उसमें घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई अंडरग्राउंड वाटर करंट चल रहा हो। और हैरानी की बात है, ये बात उस मत्स्य पुराण में उसमें लिखी हुई है ना, उसका पूरा जो विवरण है कि कहाँ पे आपको क्रॉस करना है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा घने पेड़ है, कहाँ पे क्या है। और मणि महेश की जो झील है उसकी पैमाइश भी दी हुई है ना, तो लगभग उतनी अब थोड़ी छोटी हो गई है। और एक और बात रोचक है, वो ये है कि जो मणि महेश की जो झील है उसके चारों तरफ पत्थरों की एक छोटी दीवार, मुडेर नुमा एक दीवार बनाई गई है। वो हैरानी की बात है कि वो 2200 BC में भी थी, पुरूरवा 2220 में थे, और वो आज भी जो कि तुम है उसको लोग मेंटेन किए हुए हैं।
तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो बहुत ही रोचक तथ्य हैं। और उसके बारे में ये भी पता चलता है कि जो रावी नदी है, इस रावी नदी पे इंद्र जो था वो उसका बहुत आना जाना होता था। उसके कारण ये थे कि आपने दासराज युद्ध के बारे में सुना होगा। दासराज युद्ध मतलब कि बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो वो जो किंग्स थे उनमें जो वो हुई है युद्ध हुए हैं, वो इसी पंजाब के एरिया में ही हुए हैं। वो इनिशियल जो वार हुए हैं, उसके बाद गैंजेटिक प्लेन में ये जो है वो शिफ्ट हो गया वार और बढ़ता रहा। तो जो इंद्र है वो उन राजाओं को हराने के लिए रावी नदी का ही उपयोग करता था। रावी नदी का उपयोग एक तो करता था वो मनी महेश का जो एरिया है। एक और रोचक बात है कि मनी महेश को आज लोग सोचते हैं कि मतलब मनी महेश क्यों बोलते हैं हम मनी महेश। मनी महेश को लोग ये सोचते हैं कि उसके पीछे एक से सुबह के टाइम सूरज निकलता है और उसकी किरणें फैलती हैं और उसको बोलते हैं ये मनी की तरह दिख रहा है। लेकिन मत्स्य पुराण से ये पता चलता है कि वो तो आज की विवेचना है कि जो आज लोग देख रहे हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि वो जो घाटी थी वो एक्चुअल में मनियों से, जो 32 प्रेशियस स्टोन्स है जो शास्त्रों में लिखा गया है, वैसे 64 भी है, कई 84 भी करते हैं, तो जो 32 है वो मेन मनिया है। वो 32 की 32 मेन मनिया जो थी वो मनी महेश के इर्द गिर्द इलाके में वो पाई जाती हैं। अभी भी मुझे किसी ने बताया कि जो कश्मीर का इलाका, जम्मू वगैरह का इलाका, इसमें भी कुछ बड़े प्रेशियस स्टोन्स पाए जाते हैं अभी भी। तो इंद्र जो था, एक तो वो धन प्राप्त के लिए, मतलब जो मनिया है उनको प्राप्त करने के लिए वहां जाता था। पता नहीं किस समय पे इसका नाम मणिमहेश पड़ गया, लेकिन लोगों ने, क्योंकि अब मनिया दिखती नहीं है, इसलिए उसकी इंटरप्रिटेशन वो उन्होंने ये कर दी कि सूरज निकलता है। वो सूरज निकलता है, उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो तो आप किसी भी पर्वत के पीछे से देख सकते हैं। वो तो जाकू के ऊपर भी आएगा तो भी ऐसे दिखेगा। दूसरी चीज है, इंद्र यहाँ पे आता था अप्सराओं के लिए। यहाँ पे अप्सराएं मिलती थी। अप्सराएं का जो ओरिजिनल जगह थी वो थी अफगानिस्तान की साइड। फिर वहां से दासराज युद्ध हुआ, उसके बीच में खदेड़ा है, और जो है ये राम के वंशजों ने भी उनको हराया। तो वो इस रावी घाटी की तरफ चले गए, और उसके बाद जो उनका एक्सपेंशन हुआ वो उत्तराखंड वाली साइड में, इधर सारे मतलब हिमालय में वो फैल गए, फिर सब जगह चले गए। लेकिन उनका जो ओरिजिन है गंधर्व और अप्सराओं का, वो अफगानिस्तान की साइड का है। तो युद्ध के कारण भी वो मतलब अपने पॉलिटिकल, एक सोशियो पॉलिटिकल एक वर्चस्व रखने के लिए इंद्र यहाँ से आया करता था। सबसे मेन चीज थी, जो अद्भुत चीज है जो पता लगा, कि वो एरावत हाथी जो है, एरावत हाथी एक सिंगल नहीं है। एरावत हाथी जो है वो एक वंश है, हाथियों के एक वंश में एक क्लास है। तो एरावत हाथी जो है वो जो आजकल पठानकोट के पास चक्की दिखता है और इंदौरा वगैरह, उसको इंद्रशीर उस समय पे बोला जाता था। इस इलाके में, इस पहाड़ी क्षेत्र में और रावी के उसमें जो है ये एरावत हाथी बहुत पाया जाता है। सबसे अच्छी मतलब जो कहना चाहिए कि जेनेटिकली मतलब इम्प्रूव इसकी हाथी की वो थी। और इसका पता लगा कि ये पता लगा वाल्मीकि के रामायण से। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब दशरथ की मृत्यु हो गई और वो कुछ फौजी जो है उससे बुलाने के लिए वहां पे गए हैं इसको, भरत को, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। उन्होंने बहुत सारी गिफ्ट देके उनको भेजा। तो उसमें लिखा है कि वहां का जो पैदाइशी जो हाथी है, जो वहीं पे वहां का मूल जो है एरावत हाथी, उन्होंने उनको गिफ्ट में दिया। तो ये बहुत सारी चीजें स्टडी करके जो मणि महेश की जो यात्रा है, जो मतलब चंपा का जो इतिहास है वो हम जानते हैं 920 एडी से ही। जब साहिल वर्मन ने इसको अपनी राजधानी बनाया तो उसे चंपा से, उसकी लड़की का नाम चंपा था, तो चंपा उसके नाम से कहते हैं कि वो पड़ गया। लेकिन ये जो पुस्तक है ये आपको 920 एडी से कितने साल पीछे लेके जा रही है? ये आपको लेके जा रही है 2200 बीसी में, और वो भी आंखों देखा हुआ है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये पुराण जो है ये बेकार की चीजें हैं, इसमें कोई हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ मतलब फिलोसफी ऐसा नहीं है, ये तो अब बहुत लोग मानते हो तो बहुत पुरानी बात होगी जब लोग इन पुराणों को और वेदों को क्रिटिसाइज करते थे या नहीं मानते थे। आज तो इनको जो हिस्टोरियन है वो भी इसको सीरियसली लेते हैं इन चीजों को। और मत्स्य पुराण में जो इस किताब में जो मैंने दिया मणि महेश के बारे में, वो आंखों देखी ही सारी वो है, जिसकी परख जो है आप कोई भी वहां पे जाए वो उसको कर सकता है। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे ये आप लोगों के साथ ये किताब जो है वो शेयर करनी चाहिए।
और इस किताब को फिर ये था कि मैंने इंग्लिश में लिखी, फिर उसकी हिंदी में खुद ही मैंने ट्रांसलेशन किया, क्योंकि जो पहली किताबें हैं वो इंग्लिश में थी। तो बहुत लोगों का ये है कि ये इसको आप हिंदी में उपलब्ध कराएं, तो अब देखते हैं मैं कब उसको कर पाता हूँ। लेकिन इसका मैंने पहले ही ये किया कि इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रिंट कराया है।